जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन की। लास्ट टाइम हमने बात की थी आउटडोर एयर पोल्यूशन की, एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट इंडोर एयर पोल्यूशन के जो पोल्यूशन इंडोर होती है। बिकॉज अगर आपकी इंडोर जो है वो पोल्यूशन हो, दैट इज वेरी डेंजरस एज वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम indoors. So it is very important that our indoor should be clean and healthy because we are continuously breathing in that indoor environment. Okay, so let us see what are the sources of indoor pollution. It's second hand smoke, स्पेशली जो स्मोकिंग होती है, स्मोक करते हैं लोग, तो वो एक बहुत बड़ी सोर्स है। मोस्ट मेजोरिटी कॉमन इंडोर पोल्यूटेंट, और स्मोकिंग करें और अगर आपकी वेंटिलेशन नहीं है तो दैट स्मोक दैट इज गैदरिंग इन द रूम एंड दैट इज क्रिएटिंग रियली बिग प्रॉब्लम्स। ठीक है। देन ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रेगुलरली निमोनिया, जो निमोनिया कॉज कर सकता है, बैक्टीरियम दैट कॉज अ टाइप ऑफ निमोनिया कॉल्ड Legionnaires disease when inhaled, और ये इंडोर प्रेजेंट होता है। ठीक है। Then there are fungus molds in the building that release toxic spores. फंगस के स्पोर्स भी होती हैं, मोल्ड होते हैं। कहीं पे अगर नमी है, जिस तरह वॉशरूम वगैरह में नमी हो जाती है, तो अगर आप घर में कहीं पे दीवारों पे नमी है और वहां पे कई जम गई है, तो वो खतरनाक होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। एंड इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, और इवन लंग्स का जो है वो खराब कर सकती है इन्फ्लेमेशन के अलावा भी। ठीक है। और स्कार पड़ जाती है लंग्स पे। इसके अलावा पेस्टिसाइड, जो इंडोर प्लांट्स हैं आपके पास, उन पे जो आप स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स हैं आपके पास, वो भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, प्रॉब्लम कॉल करते हैं। दे कैन आल्सो कॉज अ बिग प्रॉब्लम। जी, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे सोर्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। मैंने बताया पेस्टिसाइड, जो स्पेशली आप घर में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके जो स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइड जो हैं उनके फ्यूम्स जो हैं और उनके ड्रॉपलेट्स वो भी हवा में काफी देर तक रहते हैं, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ वेरी बिग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एज वेल। Deliberately or indirectly applied in the building to control pests or toxic to people as well. Okay. Similarly, varieties of asbestos, जो है वो पैकिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता था, और प्रूफिंग के लिए, साउंड प्रूफिंग के लिए या फायर प्रूफिंग के लिए यूज होता है, और वो भी नुकसान दे हैव इनफेक्ट इट्स कॉजेज रिलेटेड विद लंग कैंसर। फॉर्मेल्डिहाइड यूज होती है अगेन इन डिफरेंट पेंट्स और इन डिफरेंट मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड फर्नीचर वगैरह में, तो वो भी बहुत नुकसानदेह है, उसके भी इफेक्ट्स हैं। वीओसी यूज इन मैनी मटेरियल्स फाउंड इन होम्स एंड ऑफिसेज। VOC, volatile organic compound which is dangerous, जो कि volatile यानी उड़ जाता है, emit formaldehyde as a gas into the buildings. Dust mites and pollen से एलर्जी होती है, और इंडोर जो है डस्ट माइट्स भी होती हैं, जो कि बहुत छोटे कीड़े होते हैं जो कि मिट्टी में या जहाँ पे भी डस्ट हल्की होती है, प्रेजेंट होती है, वहाँ पे वो पैदा होते हैं या वहाँ पे वो मौजूद होते हैं, और पोलन एलर्जी आप सबको पता है। ठीक है। एंड दिस इज दे इरिटेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, आईज एंड स्किन ऑफ पीपल हु आर सेंसिटिव टू दैम। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ डस्ट माइट। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, बहुत क्लोज किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ पोलन। एंड सो इंडोर अगर जो प्लांट्स हैं या इंडोर अगर पोलन आ गया तो दैट कैन कॉज ह्यूज प्रॉब्लम्स। Again, common indoor air pollutants are often highly concentrated compared with outdoor levels. और ये याद रखिएगा कि आउटडोर तो ये है ना कि एयर हवा चल रही होती है तो वहाँ पे डाइल्यूशन हो जाती है, मिक्सिंग होती है, और इंडोर एयर मूवमेंट कम होती है, तो इसलिए कंसंट्रेशन जो है पोल्यूटेंट की वो बहुत ज्यादा हो सकती है इंडोर, एंड दैट कैन कॉज अगेन, दैट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के सीजन में जब आप हीटर चला रहे होते हैं बहुत ज्यादा, और गैस का हीटर, तो वो क्या करता है कि वो उसकी अमाउंट जो है इंडोर वो बहुत बढ़ जाती है आउटडोर के निस्बत, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। ठीक है। देयर आर सो मेनी पोटेंशियल इंडोर सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स। The effectiveness of the steps we have to take and conserve energy in building has also led to trapping of pollutant inside. और ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि हम जब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए देखते हैं कि अच्छी हमारे पास पैकिंग हो, इंसुलेशन हो, तो वो हीट को तो प्रिजर्व करती है, या वो आपके जो टेम्परेचर है उसको तो प्रिजर्व करती है, लेकिन साथ साथ इंडोर पोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट हो जाती है, पोल्यूटेंट्स को भी वो साथ साथ जो है वो बाहर नहीं आने देती, और इसकी वजह से पोल्यूशन की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मैनी फोल्ड मोर देन द आउटडोर। अंदर की ही आबो हवा अगर खुदा ना खास्ता सही ना हो, तो फिर बीमारियां बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। और क्या पाथवेज हैं, ड्राइविंग फोर्स है, मेनी एयर पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेट विद इन द बिल्डिंग एंड मे बी कंसंट्रेटेड देयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो उसकी वजह से कंसंट्रेट करते हैं, और फिर मैंने बताया आप कंटिन्यूसली उसको इनहेल करते हैं। मैंने देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स कि अगर आप खुदा ना जिस तरह अब सर्दी है, और अगर आप सर्दियों में खिड़कियां बंद हैं और आप झाड़ू दे रहे हैं घर में, और अंदर आप जब झाड़ू दे देंगे तो वो मिट्टी जो है वो नीचे पड़ी हुई हवा में आ जाएगी, तो आप अगर इनहेल करेंगे तो आपके वो लंग में चली जाएगी मिट्टी। तो इसका मतलब है वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खिड़कियां खोलनी चाहिए सर्दियों में भी, जब धूप हो, जब मौसम बेहतर हो, तो प्लीज लेट द फ्रेश एयर कम एंड मेक योर रूम्स
एटमॉस्फेयर एंड एयर क्लीन अनहेल्दी। में एंटर बाय इन्फिल्ट्रेशन, फिल्टर अगर जो है मिसाल के तौर पे कहीं पे लगा हुआ है और वो सही काम नहीं कर रहा तो वहां से भी हो सकता है। जिस तरह हमारे पास मिसाल के तौर पे जो आपके एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं या आपके कोई और एग्जॉस्ट यूनिट्स हैं, वहां से भी वो सही तरह अगर काम नहीं हो रहा तो आ सकते हैं। थ्रू क्रैक्स एंड अदर ओपनिंग्स इन द फाउंडेशन और द वॉल्स, वहां से भी पोल्यूशन इंडोर इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। केमिकल्स हैं डिफरेंट आ सकते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम से मैंने बताया वहां से भी आ सकते हैं। ठीक है। चिमनी इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैक इफेक्ट क्या होता है? occurs when there is a temperature difference between the indoor and the outdoor environment। बाहर के और अंदर के जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हमारे पास चिमनी इफेक्ट होता है। होता क्या है कि गर्म हवा हमें पता है इट राइजेस अप इन द बिल्डिंग एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ बिल्डिंग बाय द आउटडोर एयर। और अगर बाहर पोल्यूशन है या कोई मसला है तो अंदर आ जाएगी और इनफैक्ट और गर्म हवा जैसे मूव करेगी तो अपने साथ वो पोल्यूटेंट्स को भी ले जाएगी और वो पोल्यूटेंट्स वहीं पे रहेंगे विद इन। अगर स्पेशली हाई राइज अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग जो है उनके अंदर ये मसला होता है कि वेंटिलेशन अगर नहीं है तो वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आपके इंडोर आके वो फिर वहाँ पे रहती हैं, काफी देर तक रहती हैं। बिकॉज अगेन क्योंकि ऊपर जो है वेंटिलेशन अगर नहीं है सही तरह से तो दैट्स chimney or stack effect that it moves upward, so it takes the pollutants all across the building। अगर बाहर डस्ट स्टॉर्म है या बाहर कोई पोल्यूशन है बहुत ज्यादा हाई एयर की तो वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इट कैन एंटर योर बिल्डिंग एंड देन इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। सेकंड हैंड स्मोक may also be drawn into the building by chimney effect। मैंने बताया, we will talk about it in detail। People living or working in particular indoor environment react to the pollutants in different ways, so it depends on personal immunity, it depends on personal again person to person it varies। some group of people are particularly susceptible to indoor air pollutants। कुछ बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, कुछ लोगों को बहुत जल्दी जो है सिम्टम्स जाहिर होते हैं, कुछ लोग प्रोन होते हैं, इतना असर नहीं होता उनके ऊपर, तो वेरी करता है। सिस्टम रिपोर्टेड बाय पीपल इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वेरी, ये वेरी करता है, फिक्स नहीं मैंने बताया। सिम्टम्स रिपोर्टेड रिजल्ट फ्रॉम फैक्टर्स अदर देन एयर पोल्यूशन। कुछ जो है ऐसे भी सिम्टम्स हैं जो कि पोल्यूशन के अलावा हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, so there is a difference of opinion in this regard। A person's susceptibility to particular air pollutant also depends on genetic factors, lifestyle and also age। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, कितना वो old people or children are more sensitive to indoor air pollution। Okay, people suffering from chronic lung or respiratory disease are again prone, who have suppressed immune system वो भी होते हैं। When exposed to chemicals develop chemical sensitivity, again it varies from person to person। So symptoms क्या है? Great variety of symptoms can result from exposure to indoor pollutants: nosebleeds, chronic sinus infection, headaches, irritation of skin, nose and cough। तो ये सारी जो हैं symptoms हैं जो हो सकती हैं। More serious problems include balance, loss of balance and memory, chronic fatigue, speaking, allergic reactions, even asthma। और खुदा ना खास्ता asthma जो है, दमा जिसे कहते हैं, it is on the rise and especially in young people as well। बिजनेस और नौजिया, कुछ जगहों पे ये मसला भी होता है कि पाकिस्तान में इतना इशू नहीं है, बट देन देयर इन यूएस और इन अदर कंट्रीज वहाँ पे रेडियो एक्टिव गैस नीचे है, रेडियम प्रेजेंट होती है, वो आ जाती है बिल्डिंग के अंदर, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। और बेंजीन और डिफरेंट केमिकल्स दैट कैन इवन कॉज कैंसर लॉन्ग, अगर आपका एक्सपोजर हो उनके साथ फॉर लॉन्ग टाइम। There is a sick building syndrome that is also related with air pollution। There are two types of sick building syndrome। क्या होते हैं? Building with identifiable problems and building with occurrence of toxic modes of bacteria known to cause disease known as building related illness, and the other is building with sickness, building with sick building syndrome, SBS। Symptoms people report cannot be traced to any one of the cause। What are these basically? Two। सो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम ये होता है कि हमारे यहाँ तो बहुत होता है कि लोग किसी बिल्डिंग में गए और वहां जाके उनको अजीब सी स्मेल आती है और अजीब सा उनका दिमाग जो है वो ठिकाने लग जाता है और उनको चक्कर आते हैं और उनको अजीब सी उकताहट सी होती है या उनको बेचैनी सी होती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई असरात हों या वहाँ पे कोई जिन्नात हों, वहाँ पे इनफेक्ट बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है, टॉक्सिक मोल्ड हो सकती है, वहाँ पे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ की आबो हवा सही नहीं है, वहाँ वेंटिलेशन सही ना हो, तो उसकी वजह से भी बहुत से रीजन होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग उसको स्टडी नहीं करते और फिर वो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ साया है या वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो उनको घबराहट होती है, तो उसकी साइंटिफिक रीजन भी हो सकती हैं, एंड दोज आर नोन एज बिल्डिंग रिलेटेड इलनेस। दूसरा होता है बिल्डिंग जो है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। और सिक बिल्डिंग सिंड्रोम ऐसा होता है कि किसी बिल्डिंग में आप लोग जाते हैं और वहाँ पे एक नहीं और बहुत से उनको जो है मसाइल होते हैं, चक्कर भी आ रहे हैं और घबराहट भी हो रही है और टेंशन भी हो रही है, तो उसमें
ऐसा होता है कि कई दफा कैन नॉट बी ट्रेस टू अ नॉन कॉज, कि कोई एक कॉज का पता नहीं चल रहा होता। हो सकता है एयर पोल्यूशन या वहाँ की इंडोर एयर जो है वो पोल्यूटेड हो। इसके अलावा वहाँ पे जो बिल्डिंग के अंदर जो पेंट है वो हो सकता है उसका भी प्रॉब्लम हो, उसके अंदर से केमिकल्स हों, या मिसाल के तौर पे वहाँ जो फर्नीचर पड़ा है उसमें से भी कुछ केमिकल जो है वो उनका कोई इम्पैक्ट हो, या कुछ और भी हो सकता है। सो इट कुड बी मल्टीपल रीजंस। उसको हम कहते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, कि जी वहाँ पे लोग नहीं जाते और लोगों को वहाँ पे जाके घबराहट होती है, और वहाँ पे डिफरेंट जो बीमारी है उसके साथ उनको लोग जो है वो रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। व्हेन द कॉज इज नॉट डिटेक्टेड, अ नंबर ऑफ थिंग्स मे बी हैपनिंग। मैंने बताया ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में होता है। द कंबाइंड रिजल्ट फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग। एक नहीं हो सकता कि मुख्तलिफ वहाँ पे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वहाँ पे और मसाइल हो, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो वो फिर आप एक किसी एक ट्रेस नहीं कर सकते पर्टिकुलर चीज को, और काफी चीजें मिल जाती हैं और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। Environmental stress from another source would be responsible as well. Employment related stress may be leading to symptoms reported. आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और वहाँ पे स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, वर्कलोड भी हो सकता है, कुछ जगह हो सकता है ऑफिस की बिल्डिंग चेंज हुई, नई जगह पे जाके तो एक वो नई जगह है, आपका वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया है, आपकी स्ट्रेस भी है, तो मैंने बताया ये भी काउंट कर सकता है। प्लस वहाँ की इंडोर एयर पोल्यूशन भी हो, वहाँ पे इंडोर एयर भी साफ ना हो, और वहाँ पे मोल्ड हो, बैक्टीरिया हो, तो इट कुड बी कंबाइंड इफेक्ट। उसको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में हम देते हैं। pollutants or toxin may be present but not identified. आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते, लेकिन हो सकता है कि वहां पे मौजूद हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक इंतहाई नुकसानदेह है। सिगरेट का धुआं इंतहाई नुकसानदेह है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहर है। और ईटीएस कहा जाता है इसको। सेकेंड हैंड स्मोक इज मोर डेंजरस, कम्स फ्रॉम द स्मोकर, जो जब सिगरेट पीता है उसके जो धुआं निकलता है उससे स्मोक आ रहा होता है। और दूसरा जो जिस सिगरेट को पी रहे होते हैं, जो टोबैको जल रहा होता है सिगरेट में, पाइप या उससे जलने से धुआं होता है, वो भी होता है। तो एक तो धुआं वो है जो सिगरेट पीने वाला निकाल रहा होता है, दूसरा जो है धुआं जो वो सिगरेट जल रहा होता है उसका धुआं होता है। तो दो धुएं। और सेकंड हैंड स्मोक इज वेरी डेंजरस। जो बंदे उसको इनहेल कर रहे होते हैं, they are taking the pollutants directly, and that is very dangerous for the health. Okay, so people who are exposed to ETS are referred to as passive smokers. जो तो एक्टिव स्मोकर होते हैं वो तो खुद ले रहे होते हैं ना उसको, लेकिन पैसिव वो होते हैं जो उस धुएं को इनहेल कर रहे होते हैं। अब एक्टिव स्मोकर जब स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो वो फिल्टर लगा होता है, तो उनके पास उसका इफेक्ट कम है। लेकिन जो जब वो धुआं एक्सहेल कर रहे हैं, तो जो लोग सेकंड हैंड दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं, वो प्योर फॉर्म में धुआं जो इनहेल कर रहे हैं विदाउट एनी फिल्टर, दैट इज हाईली डेंजरस, दैट इज वेरी डेंजरस। और मैंने बताया सेकंड हैंड स्मोक इसलिए नुकसानदेह कि उसका सेकंड हैंड जो लोग स्मोक ले रहे हैं वो दो ले रहे हैं, एक वो धुआं जो एक्सेल हो रहा है, एक वो जलने का जो धुआं वो भी है। और जो स्मोक कर रहा होता है वो जो इनहेल कर रहा है दैट इज फाइन, बट वो फिल्टर लगा हुआ है, उस पर इफेक्ट कम होता है, इसलिए इट इज वेरी डेंजरस। कार्सिनोजेनिक है, तो कैंसर कॉज करता है। और अब तो बहुत स्टडीज आ चुकी हैं। इट इज एलिजिबल फॉर फॉलोइंग रीजंस: टोबैको स्मोक कंटेन्स thousands of chemicals, many of which are irritants. Studies of non-smoking workers exposed to ETS found that they have reduced airways function, suffer more illness, and lose more work time than those who are not exposed to ETS. स्टडीज आ चुकी हैं, जो भी एक्सपोज हैं उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे स्मोकिंग होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, और भी चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं इससे। यूएस में 3000 डेथ्स आर रिपोर्टेड विद लंग कैंसर एंड 40,000 डेथ्स from heart disease a year throughout to be associated with ETS. This is highly dangerous, very dangerous, alarming situation. Indoor air pollution and green buildings, building green, the process involved using building designs that result in less pollution and better use of resources. ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉर इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी सिग्निफिकेंट गुड, और भी इस तरह चीजें इसमें शामिल होती हैं। जी, तो हमारे पास ऐसी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम डिजाइन करें, कंस्ट्रक्शन इस तरह से करें कि वहाँ पे मिनिमाइज किया जाए पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन जो है, इंश्योरिंग दैट फ्रेश एयर इज सप्लाइड एंड सर्कुलेटेड एंड मैनेजिंग मॉइस्चर कंटेंट टू रिमूव द थ्रेट ऑफ मॉइस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज मोल्ड्स। तो ये हमें देखनी चाहिए, वेंटिलेशन इज द की, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी वेंटिलेशन करनी चाहिए। इवन सर्दियों में भी जब मौका मिले, बिकॉज सर्दियों में मुसलसल हम खिड़कियां बंद रखते हैं बेडरूम का, या इवन आपका टीवी लाउंज का, या इवन डाइनिंग रूम का, तो प्लीज sometimes when it's sunny days please make it open, ताकि फ्रेश एयर आए और आप फ्रेश एयर इनहेल करें। आप देखेंगे कि इफ इंडोर एयर इज क्लीन, यू विल फील मोर हेल्दी, यू विल फील मोर एट पीस एट होम, आपको सुकून होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडोर की जो आपकी अंदर की जो आबो हवा है उसको साफ रखें, क्योंकि अंदर की आबो हवा अगर सही होगी तो फिर बाहर की आबो हवा में आप सही तरह से लुत्फानंदोज हो सकेंगे, आप काम कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी अंदर की आबो हवा जो है वो सही ना हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे कितना उसका बड़ा रोल हो सकता है।
So control, one of the principal means of controlling quality is by dilution. मैंने बताया वेंटिलेशन करेंगे, आपकी आएगी मिक्सिंग होगी, डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि आउटडोर पोल्यूशन जब होती है तो वो डाइल्यूशन हो जाती है, हवा चलती है, एयर मूव्स, विंड कम्स एंड इट गेट्स डाइल्यूटेड, so therefore the impact gets reduced with passage of time. Fresh outdoor air mixed with by ventilating air, मैंने बताया कंडीशनिंग सिस्टम एंड विंडोज दैट कैन बी ओपन, अभी मैंने जिक्र कर दिया कि आप खिड़कियां खोल दें, वेंटिलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. Various types of air cleaning systems reduce potential pollutants as well, such as particles, vapors और gas. हमारे पास इंडोर एयर फिल्टर्स भी आते हैं और इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी हमारे पास हो सकती है, आप चेक कर सकते हैं और अपने इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसी क्लीनिंग सिस्टम जो रिड्यूस करें पोल्यूटेंट्स को. इंडोर प्लांट्स कई ऐसे हैं जिनको आप रख सकते हैं जो कि आपकी आबो हवा अंदर की जो घर की है उसको साफ कर सकते हैं. कैन बी इंस्टॉल एज अ पार्ट ऑफ हीटिंग वेंटिलेशन एंड एसी सिस्टम एंड स्टैंड अलोन एप्लायंसेस एज वेल. तो अब तो हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं कि इंडोर एयर प्योरीफायर जो है वो मिल जाती हैं, आप उनको रखते हैं और वो आपकी एयर को प्योरीफाई करते हैं. Education should all plays a very important role. मैं हमेशा awareness देता हूँ and always talk about this in my classrooms, in my lectures, that we need to have a clean air or indoor air. Clean indoor air is very important for your health. Many may involve deciding not to install or unvented or poorly vented places. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वही बात है, एजुकेशन लोगों के पास होगी तो उनको पता होगा कि ऐसी चीजें ऐसे जहाँ पे सही वेंटिलेशन ना हो या जो सही तरह की वेंटिलेशन प्रोवाइड ही नहीं करते उस तरह की जो है अप्लायंसेस उनको यूज ना किया जाए, और जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी जो है अप्लायंसेस वो यूज करें जो बाकी वेंटिलेट कर सके या वेंटिलेशन हेल्प आउट करें. Educated people are more aware of their legal rights with respect to the product liability and safety. अगर उनको पता होगा तो जहाँ वो काम कर रहे होंगे वहाँ भी उनको पता होगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वो बेचारे लेबर ऐसे ऐसे कमरों में बैठे होते हैं जहाँ पे इंतहाई सफोकेशन होती है और बहुत वेंटिलेशन बिल्कुल इंतहाई पुअर होती है. तो उनको राइट्स का नहीं पता कि दिस इज द बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट, कि उनकी जो जिस हवा में अब हवा में वो काम कर रहे हैं दे शुड बी क्लीन, दे शुड बी हेल्दी इन विच एनवायरमेंट दे आर वर्किंग. Education provides people with information necessary to make decisions, again, concerning spoilers, strategies to avoid hazardous conditions in the home and the workplace. So that is it for today. और बहुत अहम मैंने बताया, जितनी आउटडोर एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू वांट टू बी हेल्दी, इफ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, you should always take care of your indoor air quality, and you should always try to have more indoor air clean and try to avoid indoor air pollution. Thank you very much.